हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे प्यारे बच्चों लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9। जी हां, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 जो है 9वां चैप्टर है आपका, वो पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो मिलने वाला है। यदि आपको पीडीएफ या कोई चीज़ की समस्या आ रही तो हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्री में वहाँ पे नोट्स पीडीएफ मिलते हैं, जिसका लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। जिसका लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो जो 9वां चैप्टर है आपके क्लास 12 बायोलॉजी का, वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। 9वां चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी का? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति जो है, यह आपका 9वां चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्यारे बच्चों पादप प्रजनन। यह पादप प्रजनन है क्या? ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम इसमें बताएंगे कि प्यारे बच्चों पादप प्रजनन क्या होता है। तो यह वनस्पति विज्ञान की एप्लाइड शाखा है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे की उन्नति से संबंध रखती है तथा यह ऐच्छिक रूप से पादप जातियों में किए गए परिवर्तनों से संबंधित है। तो पादप प्रजनन है क्या? वनस्पति विज्ञान की एप्लाइड शाखा है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे की उन्नति से संबंधित है। ऐसे कुछ भारत में महत्वपूर्ण पौधे हैं जिसकी उन्नति हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है या फिर लाभप्रद है, तो उसके भी संबंध रखती है, ठीक ना। तथा यह ऐच्छिक रूप से पादप जातियों में किए गए परिवर्तनों से संबंधित है, जिसके फलस्वरूप ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं और अधिक पैदावार वाले और रोग प्रतिरोधी तथा प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोध हो। ठीक है। अब एक्चुअली में ये पादप प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि बोले तो पादप प्रजनन के उद्देश्य, यानी कि पादप प्रजनन के प्रमुख क्या क्या उद्देश्य हैं। प्रजनन क्या होता है? जिससे नए संतति का निर्माण करना, ठीक है ना। तो यह पादप प्रजनन की प्यारे बच्चों आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहला यह आवश्यकता पड़ी उच्च पैदावार को प्राप्त करना। पादप प्रजनन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? उच्च पैदावार को प्राप्त करना पादप प्रजनन का प्रथम उद्देश्य था। दूसरा, विशेष वातावरण के लिए नई प्रजाति उत्पन्न करना पादप प्रजनन का दूसरा उद्देश्य मुख्य था। तीसरा, अच्छी गुणवत्ता की पादप प्रजातियों को विकसित करना। चौथा, विशिष्ट लक्षणों का विकास करना। और पांचवा, रोग पीड़क तथा कीट प्रतिरोधी। और छठवां क्या था पादप प्रजनन का उद्देश्य? विभिन्न ऋतुओं में वृद्धि करने की योग्यता। तो यह प्यारे बच्चों पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य कितने हैं? 5-6 हैं। पहला, उच्च पैदावार को प्राप्त करना। दूसरा, विशेष वातावरण के लिए नई प्रजातियां उत्पन्न करना। तीसरा देखें तो अच्छी गुणवत्ता की पादप प्रजातियों को विकसित करना। चौथा, विशिष्ट लक्षणों का विकास करना। पांचवा, रोग पीड़क तथा कीट प्रतिरोधी। और छठवां देखें तो विभिन्न ऋतुओं में वृद्धि की करने की योग्यता। अब है पादप प्रजनन की प्रमुख विधियां, यानी जो पादप प्रजनन की ऐसी कौन कौन सी प्यारे बच्चों प्रमुख विधियां हैं। तो पादप प्रजनन की निम्नलिखित 5 प्रमुख विधियां हैं। मान लीजिए कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में या फिर नीट एग्जाम में दे देता है, बोल देगा कि इसलिए बताइए आप लोग कि पादप प्रजनन की प्रमुख कितनी विधियां हैं। तो पादप प्रजनन की प्रमुख प्यारे बच्चों 5 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहला है पादप पुनः स्थापन व दशानुकूलन विधि। तो पहला क्या है? पादप पुनः स्थापन व दशानुकूलन विधि। तो किसी पौधों को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी नए आवास में स्थापित करने की प्रक्रिया पादप पुनः स्थापन कहलाती है तथा इस नए आवास में पौधे का अनुकूलित होना दशानुकूलन कहलाता है। तो किसी पौधों को
या किसी पौधे की उसके प्राकृतिक आवास से हटा के, यानी कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ उसकी पैदावार हो, जैसे कहीं बीज डाल दीजिए तो वहाँ पे अब जब बीज डालेंगे और मिट्टी से इसको ढक देंगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक पादप तैयार होगा, और ये प्राकृतिक आवास है क्योंकि यहाँ ही वह उत्पन्न हुआ है, और यहाँ से हटाकर उसको प्यारे बच्चों अन्य जगह जाकर स्थापित कर देना गड्ढे खोद कर। तो इसी स्थापित करने की जो प्रक्रिया है इसी को पुनः स्थापन कहलाती है, तथा इस नए आवास में पौधे का अनुकूलित होना क्या कहलाता है? दशा अनुकूलन। अनुकूलित मतलब ये है कि जैसी मिट्टी है, जैसा पर्यावरण है, उसी के अनुसार वो ढल जाती है। इस विधि में लैंगिक जनन करने वाले वांछित पौधों के बीजों अथवा कायिक जनन करने वाले वांछित पौधों के कलम को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर नए आवास में लाया जाता है, जहां इन्हें स्थानीय परिस्थितियों में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? उगाया जाता है। तो यह पादप प्रजनन की पहली विधि थी, पुनः स्थापना व दशानुकूलन। दूसरी है प्यारे बच्चों वर्ण। दूसरी क्या है आपका? वर्ण है। तो लक्षण प्रारूप के लक्षणों के आधार पर दी गई पादप समष्टि से वांछित लक्षण युक्त पौधों को छांटना वर्ण कहलाता है। और यह कितने प्रकार का वर्ण होता है? 2 प्रकार का होता है। तो वर्ण क्या होता है? याद रखना, लक्षण प्रारूप के लक्षणों के आधार पर दी गई पादप की समष्टि से वांछित लक्षण युक्त पौधों को छांटना ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण कितने प्यारे बच्चों होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक वर्ण। तो इसमें युग्म पौधे जीवित बचे रहते हैं तथा शेष खत्म हो जाते हैं, और फलस्वरूप पादप जात की क्या होती है? उन्नति होती है। यह क्या है आपका? प्राकृतिक वर्ण। दूसरा है प्यारे बच्चों कृत्रिम वर्ण। तो इसमें मिश्रित समष्टि से वांछित गुणों युक्त पादपों का चयन किया जाता है, और यह 3 प्रकार से होता है। अब 3 प्रकार से कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको भी आपको जानना होगा। चलिए देखते हैं। पहला जो होता है संहति वर्ण। पहला क्या है? संहति वर्ण। तो इसमें किसी मिश्रित समष्टि से अधिक स्वस्थ व सर्वश्रेष्ठ पौधे के समूह का बृहद स्तर पर चयन करते हैं, वह उनके बीजों को इकट्ठा करके मिश्रित कर देते हैं तथा इनसे अगली फसल प्राप्त की जाती है, और इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक फसल के सभी पादप वांछित गुणयुक्त ना बन जाए। उसे हम लोग संहति वर्ण का प्यारे बच्चों नाम देते हैं। ठीक है ना। दूसरा वो क्या है? शुद्ध वंश क्रम वर्ण। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? शुद्ध वंश क्रम वर्ण। ये शुद्ध वंश क्रम वर्ण क्या होता है? तो इसमें यानी शुद्ध वंश क्रम वर्ण में मिश्रित समष्टि से ऐच्छिक गुण वाले पौधों का चयन करते हैं तथा उन्हें पुनः उगाकर स्वपरागण या स्वपरागण के द्वारा उनमें समयुग्मजी लक्षणों को विकसित करते हैं तथा अंत में वांछित गुण वाला पादप प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं शुद्ध वंश क्रम वर्ण। तीसरा है आपका क्लोनीय या पूर्वजक वर्ण। तो ये क्लोनीय या पूर्वजक वर्ण क्या है? इस विधि का प्रयोग सिर्फ उन पौधों के लिए किया जाता है जिनमें सिर्फ कायिक जनन होता है, जैसे केला, गन्ना आदि। जिसमें भी कायिक जनन होता है उसमें क्लोनी या पूर्वज वर्ण होता है। क्लोन द्वारा नई जातियों को प्राप्त करने का प्रक्रम क्लोनी या पूर्वजक वर्ण कहलाता है। तो पूर्वजक वर्ण क्या होता है? पूछ लेगा तो सीधा बता देना है। क्लोन के द्वारा नई जातियों को प्राप्त करने की जो प्रक्रम होती है, प्रक्रिया होती है, उसे प्यारे बच्चों क्लोनी या पूर्वजक वर्ण कहते हैं। ठीक है। तीसरा आता है प्रसंकरण। ये या संकरण आता है, सॉरी प्रसंकरण नहीं, संकरण आता है। तो इस विधि में आनुवंशिक संगठन में 2 या 2 से अधिक विभिन्न पादप जातियों में संकरण कराते हैं, और इस तरह प्राप्त हुई नई जातियां संकर कहलाती है, और इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों संकरण क्या होता है? सीधा आपको बता देना है। इस विधि में आनुवंशिक संगठन में 2 या 2 से अधिक विभिन्न पादप जातियों में संकरण कराते हैं, और इस तरह प्राप्त हुई नई
जात या संकरण कहलाती है और इसी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। अब संकरण की प्रक्रिया क्या है? तो संकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो यह प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाती है। पहले क्या होता है? जनक का चयन करते हैं। संकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोग प्यारे बच्चों जनक का आप चयन करेंगे। तो इस चरण में एक फसल से वांछित गुण वाले पौधे का चयन करते हैं। किसमें? जनक का चयन करते हैं। दूसरे देखेंगे तो जनक व पौधों में स्वपरागण, तो वांछित पौधों को ही एक जनक पौधा कहते हैं और इनके बीच में स्वपरागण कराते हैं। पौधे का अवांछनीय गुण निकल जाता है तथा पौधा समयुग्मजी हो जाता है। अब तीसरा विपुंसन। अब तीसरा क्या आता है प्यारे बच्चों? विपुंसन। इसके बाद कृत्रिम तरीके से उभयलिंगी पुष्पों में परागकोशों के परिपक्व होने से पूर्व कलिकाओं को खोलकर उनके पुंकेसर को पृथक कर देते हैं और इस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ये जो प्रोसेस होती विधि होती है उसी को विपुंसन नाम दे देते हैं। अगला आता है थैली बांधना। ये संकरण के हमारे क्या है? प्रक्रिया है। तो विपुंसित हुए पौधों में पर परागण रोकने हेतु उनको कागज या पार्चमेंट या पॉलीथीनिक थैली से ढक कर बांध देते हैं और यह क्रिया थैलीकरण कहलाती है। इसी क्रिया को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? तो याद रखना थैलीकरण कहा जाता है। अगला है क्रॉस करवाना। क्या करवाना? क्रॉस करवाना। तो नर जनक से परागकण इकट्ठा करते हैं और विपुंसित पौधे की थैली हटाकर ब्रश की सहायता से पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं और फलस्वरूप मादा पर परागित पुष्प को पुनः थैली से ढक दिया जाता है। अगला है लेबलिंग। तो विपुंसित व पर परागित पुष्पों पर लेबल लगाते हैं जिस पर निम्न सूचियां जैसे विपुंसन का दिनांक, संकरण का दिनांक और नर जनक व मादा जनक का विवरण। अगला है संकर बीजों को एकत्रित करके F1 संतति प्राप्त करना। तो बीजों को परिपक्व होने के बाद बीजों को लेबल सहित भिन्न भिन्न लिफाफों में एकत्रित कर लेते हैं। अब इन बीजों को अगले वर्ष अलग अलग पंक्तियों में बोया जाता है। वह F1 प्राप्त संतति होती है और इन पौधों में संकर ओज होता है। और इन पौधों में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो संकर ओज होता है। अतः और अंत में किस्मों का चयन होता है तथा इनका परीक्षण करके ये किस्में किसानों को प्रदान कर दी जाती हैं। चौथा है प्यारे बच्चों प्रेरित उत्परिवर्तन। तो सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया। तो यह स्टार पॉइंट में एक याद रखना प्यारे बच्चों मेरे कि उत्परिवर्तन जो प्रेरित उत्परिवर्तन है तो इसको तो हम आगे समझेंगे, लेकिन उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया था? दिमाग में याद रखिए। तो उत्परिवर्तन जो शब्द का प्रयोग किया था वो किया था ह्यूगो डी व्रिज ने। ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन प्यारे बच्चों शब्द का प्रयोग किया था। उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था। कृत्रिम विधि से उत्पन्न किए जाने वाले उत्परिवर्तन प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जो कृत्रिम विधि से उत्पन्न किए जाने वाले उत्परिवर्तन होते हैं उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं और यह स्वपरागित फसलों में आसानी से हो जाता है। प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा इन फसलों में उत्तम किस्मों से प्राप्त किया जाता है। गेहूं में सरबती सोनेरा 64, चावल में P526, कपास में इंडोर 2 और सरसों में APM उत्परिवर्तनीय क्या है प्यारे बच्चों? किस्में हैं। अगला है प्रेरित बहुगुणिता। ये प्रेरित बहुगुणिता क्या है? तो किसी भी जीव की कोशिका में गुणसूत्रों के 2 या 2 से अधिक सेटों में पाया जाना बहु
गुणता कहलाता है। तो किसी भी जीव की कोशिका में गुणसूत्रों के 2 या 2 से अधिक सेटों में पाए जाना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, बहुगुणिता कहलाता है। तथा कृत्रिम रूप से पादपों में बहुगुणिता कराना प्रेरित बहुगुणिता कहलाता है। इसके विधि द्वारा उत्पन्न पौधे ज़्यादा स्वस्थ, बड़े, पुष्प, फल, बीज तथा इनमें अनुकूलित होने की क्षमता होती है। तो इसमें और क्या होती है प्यारे बच्चों, बहुत ही अनुकूलित होने की क्षमता होती है। अब है आपका पादप प्रजनन का महत्व, यानी कि ये जो पादप प्रजनन है इसका महत्व क्या है। तो पहला पादप प्रजनन का महत्व है उत्पादन में वृद्धि। तो पादप प्रजनन का सबसे पहला महत्व क्या है, उत्पादन में वृद्धि सबसे पहला महत्व है। तो पादप प्रजनन से ही फसली पौधे की पैदावार व गुणवत्ता को बढ़ाना संभव हुआ है। हरित क्रांति से भारत में गेहूं की नई उन्नति फसलें विकसित की गईं और इसके अतिरिक्त मक्का, धान, जौ, गन्ना की भी उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। ठीक है, अगला है गुणवत्ता में सुधार। अगला क्या है प्यारे बच्चों, गुणवत्ता में सुधार। तो पादप प्रजनन द्वारा पौधे की गुणवत्ता सुधार कर सकते हैं। इसका अर्थ है पैदावार, रोग प्रतिरोधकता। अगर पैदावार जो है अगर उसमें रोग प्रतिरोधकता को बढ़ा दिया जाए, रोग प्रतिरोधकता का मतलब ये है कि कोई भी पेड़ है अगर वो रोगों से लड़के अपनी पैदावार को बनाए रखती है तो उसी को कह सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। और जब उसकी प्रतिरोधकता रोगों से लड़ने की ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है पैदावार तुरंत बढ़ जाएगी। तीसरा है रोग व पीड़क प्रतिरोधकता। तो पादप प्रजनन द्वारा पौधों की रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई हैं। तो पादप प्रजनन द्वारा पौधों की जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं उसको भी विकसित की गई हैं। ओके, क्लियर। चौथा है विशेष मृदा व विशेष जलवायु हेतु किस्में। तो विशेष मृदा व विशेष जलवायु हेतु किस्में क्या क्या हैं। तो मृदा व जलवायु की विभिन्नता पर ध्यान देते हुए पादप प्रजनन द्वारा पौधों की ऐसी किस्में उत्पन्न की गई हैं जो विभिन्न प्रकार की मृदा व जलवायु में विकसित हो सकती हैं। क्लियर। अब है हरित क्रांति। अब क्या है प्यारे बच्चों, वो है आपकी हरित क्रांति। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत है यह कौन सा देश है, तो कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत में कृषि सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ के सकल घरेलू उत्पादन की लगभग 33% आय तथा यहाँ की लगभग 64% जनता को कृषि से रोजगार मिलता है। यानी कि लगभग विश्व भर की, ठीक है ना, यानी कुल मिला के अगर बात करें जो घरेलू उत्पादन है, सकल घरेलू उत्पादन जो है उसका लगभग 33% जो हिस्सा प्राप्त होता है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। और जो जनता को 62% रोजगार है, यानी कि अगर 100 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 100 लड़के हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें से जो 64 लड़के होंगे वो कृषि के द्वारा कहीं न कहीं अपना रोजगार करते हैं और बचे जो 36 लड़के हैं वो अन्य पर निर्भर हैं। तो जो 62% जनता है वो कृषि से रोजगार प्राप्त करती है। और पादप प्रजनन विधि द्वारा 1960 ईस्वी के मध्य से गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नति संकर किस्में विकसित की गईं। फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ करने में प्रमुख योगदान डॉक्टर MS स्वामीनाथन व डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने दिया। ठीक है। अब है गेहूं की उन्नति जाति, यानी जो गेहूं की उन्नति कौन कौन सी जातियां हैं। तो भारत में विकसित गेहूं की प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं, जैसे सोनालिका यस 308, कल्याण सोनोरा 64, सबरती सोनोरा आदि जो है यह गेहूं की उन्नति जातियां हैं।
और मक्का की उन्नत जातियाँ कौन कौन सी होती हैं भारत की? गंगा 5, गंगा 101, शक्ति, अंबर इत्यादि जो हैं मक्का की उन्नत जातियाँ हैं। और धान की उन्नत जातियाँ कौन कौन सी है? जया है, पद्मा है, रत्ना है, बाला है, साबरमती है, कृष्णा है इत्यादि जो है धान की उन्नति किस्म की फसलें हैं। और गन्ना की उन्नति जातियाँ भारत में कौन कौन सी हैं? सिकेरम, बारबेरी सिकेरम और ऑफिसिनेरम आदि जो है गन्ना की उन्नति जातियाँ हैं। चने की उच्च उत्पादकता वाली किस्में कौन कौन सी हैं? पूसा 240, पंत 114 आदि जो हैं यह चना की उच्च उत्पादकता वाली किस्में फसलें हैं। सरसों की उच्च उत्पादकता वाली किस्में कौन कौन सी हैं? पूसा 40, दुर्गा, गौरव आदि जो हैं यह सरसों की उच्च उत्पादकता वाली किस्में हैं। और उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। अब आपका क्या आता है? उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। अगला हेडिंग है, डाल लीजिए फटाफट। लाइसिन तथा ट्रिप्टोफान अमीनो अम्लों की अनाजों में कमी होती है। वर्ष 2000 में मक्के की संकर प्रजाति विकसित की गई जिसमें पहले की प्रजातियों की तुलना में लाइसिन व ट्रिप्टोफान की मात्रा दुगनी थी। चावल की ऐसी प्रजाति विकसित की गई जिसमें इसकी सामान्य प्रजाति की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा आयरन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अनेक बायो फोर्टिफाइड सब्जियां उत्पन्न की, जैसे विटामिन सी से भरपूर बथुआ, टमाटर, करेला, सरसों, विटामिन ए से भरपूर पालक, गाजर, आयरन व कैल्शियम आदि जितने भी थे ना, ठीक है ना। और वहीं पे प्रोटीन से भरे क्या क्या हमारे तैयार की थे? मटर, फ्रेंच बीन, लोबिया आदि। अब आता है आपका ऊतक संवर्धन। अगली हेडिंग प्यारे बच्चों क्या आती है? ऊतक संवर्धन डाल लेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है आपका, एक ही वीडियो में आपका कवर कर देंगे और इसके जितने भी आपको वीडियोस पूरे मिल जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपने एग्जाम की स्टडी आप अच्छे से करिएगा, हो गया। तो ऊतक संवर्धन विधि में किसी निश्चित कृत्रिम संवर्धन माध्यम में पौधे के किसी भाग के ऊतक के संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऊतक संवर्धन विधि में क्या होता है? किसी निश्चित कृत्रिम संवर्धन माध्यम में पौधों के किसी भाग के ऊतक के संवर्धन से नए पौधे क्या किए जाते हैं प्यारे बच्चों? उत्पन्न किए जाते हैं। इस विधि में एक कोशिका अथवा कोशिकाओं के समूह, जिसे एक्सप्लांट कहते हैं, को संवर्धन के लिए ले जाया जाता है और इसे फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों? उगाया जाता है, ठीक है ना। और इस विधि द्वारा अत्यंत ही कम अवधि में हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो पाया है। ओके, इस विधि द्वारा हजारों पादपों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। अनुमानसिक रूप से प्रत्येक पादप मूल पादप की तरह ही होते हैं, जो सोमा क्लोन कहलाते हैं। टमाटर, केला, सेब आदि का उत्पादन बड़े पैमाने में इसी विधि द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक स्टीवर्ड ने गाजर की जड़ की फ्लोएम कोशिकाओं के 2 से 2 मिलीमीटर ग्राम टुकड़ों को नारियल पानी वाले द्रव्य माध्यम पर रखा तो कोशिकाओं में विभाजन के कारण कैलस बना और कुछ अवधि बाद स्टीवर्ड ने ऊतकों को माध्यम में तैरते हुए देखा, जिसे उन्होंने भ्रूणाभ नाम दे दिया। और जो ऊतक इसमें तैर रहे थे उसको नाम क्या देते थे प्यारे बच्चों? भ्रूणाभ का नाम दे दिया जाता है। तथा जब भ्रूणाभ को पोषक संवर्धन माध्यम में उगाया गया तो यह सामान्य पौधे के रूप में विकसित हो गया। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि पौधों की हर एक वर्धी कोशिका में एक नया पौधा विकसित करने की शक्ति होती है, अतः पौधों की हर एक वर्धी कोशिका पूर्ण शक्त होती है। क्लियर। अगला है एकल कोशिका प्रोटीन। तो प्रोटीन से भरपूर
सूक्ष्म जीवों को मनुष्य व पशुओं के पोषण में प्रोटीन के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे ईस्ट और स्पाइरुलिना आदि द्वारा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर को प्राप्त होते हैं। ईस्ट बेहतर प्रोटीन स्रोत है। शैवाल जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला आदि का उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में किया जा रहा है। स्पाइरुलिना को आलू संसाधन संयंत्र से निर्मुक्त अवशिष्ट जल जिसमें स्टार्च की मात्रा उपस्थित रहती है और उससे आसानी से उगाया जाता है। और स्पाइरुलिना में प्रोटीन के अलावा खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विटामिन भी प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उपस्थित होते हैं या फिर पाए जाते हैं। शैवाल के अलावा कवक जैसे ईस्ट व कैडिडा का उपयोग भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब आपका आता है जैव प्रबलीकरण। ये जैव प्रबलीकरण क्या है? तो पादपों के पोषक मान में वृद्धि करने को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। तो याद रखना जैव प्रबलीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा पादपों के पोषक मान में वृद्धि करने को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। इसके द्वारा प्राप्त उच्च खनिज, विटामिन, प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम होती हैं। जैव प्रबलीकरण द्वारा ही गेहूं, मक्का व धान की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में विकसित की गई हैं, जैसे गोल्डन राइस वर्ष 2000 में विकसित की गई। मक्का में अमीनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा खनिज वाली सब्जियों की फसलें विकसित की गई हैं। ठीक है ना। अगला है रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। ये रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट एक उपयोगी कीट है। इसकी अनेक जातियां पाई जाती हैं और कुछ जातियां निम्नलिखित हैं, जैसे पहला है बोगिक्स मुराई। तो यह रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। यह रेशम कीट कहाँ पाया जाता है? यह बोगिक्स मुराई जो है यह कीट शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। इसकी मादा शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देती हैं। हर एक अंडे से लगभग 10 दिन में एक छोटा कैटरपिलर लार्वा निकलता है और 30 से 40 दिनों में वृद्धि करके यह सुस्त होकर गोल हो जाता है तथा अपने चारों तरफ अपनी एक जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से एक लंबे धागे का खोल बनाता है, जिसे कोया या ककून कहते हैं, और हवा के संपर्क में यह धागा सूखकर रेशमी धागा बन जाता है। फिर बाद में इसी को हम लोग कह देते हैं रेशमी धागा। अब है ककून से रेशम प्राप्त करने की क्या विधि है, क्या उसकी प्रोसेस है? तो रेशम की प्राप्ति के लिए कीट के बाहर निकलने से ही पूर्व ककूल को खौलते पानी में डालकर कीट को पूर्ण रूप से भीतर ही मार देते हैं। जो कीट होता है उसको पूर्ण रूप से भीतर ही हम लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। और इसे ही जो कीट मारा जाता है उबलते पानी में, इसको हम लोग स्टीफलिंग कहते हैं। और उबालने के बाद ककून के धागे ढीले पड़ जाते हैं। फिर धागे को उधेड़ा जाता है और एक ही धागों से पूरा ककून बना होता है। इस धागे को कच्चा रेशम कहते हैं और ये जो धागा होता है उसी कच्चा रेशम बोल देते हैं। और इस कच्चे धागे को पुनः पानी में उबालकर अम्लों के घोल में धोते हैं। फिर कई धागों को ऐड कर रेशम के पक्के धागे बनाए जाते हैं, जिन्हें फाइबर रेशम कहते हैं, तथा इस क्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है। और ये जो क्रिया होती है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। दूसरा है टसर रेशम कीट। तो इसका लार्वा ओक, साल, गूलर तथा बेर की पत्तियां खाता है। जो इसका लार्वा है क्या क्या खाता है? ओक खाता है, साल खाता है, गूलर खाता है तथा बेर की पत्तियों को भी खाता है। अगला है मूंगा रेशम कीट। तो इसका लार्वा दालचीनी की पत्तियों को खाता है। यह उड़ीसा, बिहार एवं
पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह दालचीनी उत्पत्ति को खाता है, यह उड़ीसा में पाया जाता है, बिहार में और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला है एरी रेशम कीट। तो इसका लार्वा अरंड की पत्तियां खाता है। इसके ककून से धागा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर प्यारे बच्चों? अगला है मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को ही एपीकल्चर भी कहते हैं, हमेशा याद रखना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मधुमक्खी एक सामाजिक व निहवी कीट है। इनमें बहुरूपता एवं श्रम विभाजन पाया जाता है। कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। पहली कौन सी? केवल एक बड़ी रानी मधुमक्खी। दूसरी कौन सी? लगभग 100 नर मक्खियां या ड्रोन्स और हजारों छोटी श्रमिक मधुमक्खियां। और श्रमिक मधुमक्खियां ही इकट्ठा करती हैं शहद को। ठीक है। अब रानी मधुमक्खी क्या है? तो प्रत्येक छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है। जो छत्ता आप देखते हैं बर्रे का मधुमक्खियों का, उसमें केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। इनका जन्म एक निषेचित अंडे से होता है, अतः यह द्विगुणित होती हैं। और क्योंकि रानी मधुमक्खी का जो जन्म होता है निषेचित अंडों से होता है, इसलिए क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। यह लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहती हैं। और एक रानी मधुमक्खी कितने वर्ष तक जीवित रहती हैं? 5 वर्ष तक जीवित रहती हैं। यह अंडे देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती है। रानी मधुमक्खी केवल अंडा ही देती है। रानी का शरीर एक श्रमिक मक्खी से लगभग 5 गुना बड़ा तथा 3 गुना भारी होता है। अगर कोई श्रमिक मधुमक्खी है जो कि शहद को इकट्ठा करती है, तो वो अगर 5 ग्राम की है तो रानी मधुमक्खी 25 ग्राम की होती है। और जो शरीर इसका 3 गुना भारी, अगर वो 2 ग्राम की है तो ये होगी 9 ग्राम की। ठीक है ना। इसमें लार तथा मोम ग्रंथियां नहीं होती। इसमें कोई भी लार और मोम ग्रंथियां नहीं होती। ये अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती हैं। और ये लगभग कितने लाख अंडे देती हैं? यानी 5 साल में 15 लाख अंडे देती हैं। और हमारे देश में मधुमक्खियों की जनसंख्या शरद एवं वसंत ऋतु है। और जो मधुमक्खियां का जनन काल होता है कब होता है? शरद होता है या फिर वसंत में ही होता है। दूसरी आती प्यारे बच्चों नर मधुमक्खी या फिर ड्रोन्स। तो ये रानी मधुमक्खी से काफ़ी छोटी परंतु हष्ट पुष्ट होती हैं। इनमें भी लार एवं मोम ग्रंथियां नहीं होती। ये पोषण के लिए श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर करती हैं। इनमें डंक भी नहीं होता। ये अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकती और ये अगुणित होती हैं। ये सिर्फ एक कार्य रानी का निषेचन करना होता है। ये केवल रानी का निषेचन करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तीसरी होती है प्यारे बच्चों श्रमिक मधुमक्खी। तो ये कॉलोनी की सबसे छोटी मधुमक्खियां होती हैं और ये बंद होती हैं, यानी कि ये जनन नहीं कर सकती। इनमें मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोम को श्रमिक मक्खियां अपने मैडबिल्स द्वारा खूब चबा चबा कर इनसे नए कोष्ठक बनाती हैं। और श्रमिक मधुमक्खियां 2 से 4 महीनों तक ही जीवित रह पाती हैं। बाद में क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? ये मर जाती हैं। अब आती हैं द्विगुणित व अगुणित मधुमक्खी। तो मैथुन के 3-4 दिन बाद युवा रानी अंडे देना प्रारंभ कर देती है। और रानी मक्खी के अंडे 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? निषेचित द्विगुणित अंडे। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है और इनके भ्रूणीय परिवर्धन से सपुंसक रानी मधुमक्खियां या नपुंसक श्रमिक मधुमक्खियां बनती हैं। दूसरा आता है अनिषेचित अगुणित अंडे। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और इनके भ्रूणीय परिवर्धन से अनिषेक जनन द्वारा नए नर मधुमक्खियां अर्थात ड्रोन्स बनते हैं। अब है मधुमक्खी की जातियां, यानी मधुमक्खी की कितनी जातियां होती हैं? तो इसकी कुछ जातियां निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा और एपिस क्लोरिया इत्यादि इनकी क्या है? जातियां हैं। और एक है एपिस मेलिफेरा। अब है लाख का कीट। क्या प्यारे बच्चों? लाख का कीट। तो यह भारत और बर्मा के जंगलों में पीपल, डाक, साल, अंजीर, बरगद आदि वृक्षों पर रहते हैं। इनके शरीर पर गोंद के समान स्राव करने वाली विशेष प्रक्रिया की ग्रंथियां होती है। लाख का श्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट करती हैं और हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से मिर्जापुर जिले में बड़े पैमाने पर लाख एकत्रित किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लाख कहाँ किया जाता है? मिर्जापुर में किया जाता है। लाख द्वारा वार्निश, पॉलिश, ग्रामोफोन,
रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने, बर्तन, चूड़ियाँ आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब है जंतु कृषि कर्म। तो यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पालतू पशुओं को रख रखाव तथा उनके जनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे पालतू पशु जो हमें दूध, मांस, खाल आदि प्रदान करते हैं उसे हम लोग पशुधन कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि से आप दूध भी, मांस भी और खाल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों मवेशी पालन या पशुपालन। तो मवेशी पालन पशुधन उत्पादन को बेहतर बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला क्या है? दूध उत्पादन और दूसरा बैल श्रम। तो मवेशियों की देसी नस्लें क्या क्या हैं? उपयोगिता के आधार पर मवेशियों की निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है। पहला है दुधारू नस्ल जो दूध ज़्यादा देती हैं। तो दुधारू नस्ल की गाय उच्च दूध उत्पादन करती है, जैसे गिर यानी गुजरात व राजस्थान में, साहिवाल पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में, और लाल सिंधी व देहानी जो कि आंध्र प्रदेश में। गाय की साहिवाल नस्ल अन्य दुधारू गायों में सर्वश्रेष्ठ है, तो सबसे ज़्यादा साहिवाल दूध देती है। सूक्ष्म नस्लें क्या क्या हैं? कुछ प्रमुख सूक्ष्म नस्लें निम्नलिखित प्रकार की हैं। जैसे पहला क्या है? हॉलिकर, तो यह कर्नाटक में मिलती हैं। नागेरी, यह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। मालवी जो कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में मिलती हैं। और कांगयाम जो कि तमिलनाडु में मिलती हैं। अब है मवेशियों की विदेशी नस्लें। तो मवेशियों की क्या क्या विदेशी, कौन कौन सी प्रमुख विदेशी नस्लें हैं? तो गाय की प्रमुख विदेशी नस्लें अग्र प्रकार की है। पहला क्या है? होल्स्टीन फ्रिसियन, दूसरा है क्वेरेंसी, और तीसरा है आयरशायर, और चौथा है जर्सी, पांचवा है ब्राउन स्विस। तो इन सब से होल्स्टीन फ्रिसियन नस्ल की गायों से सर्वाधिक मात्रा में दूध प्राप्त होता है। ठीक है। अब है भेड़। अब अगली क्या है? भेड़ है। तो भेड़ के प्रमुख उत्पादक जैसे ऊन, मांस, खाल आदि हैं। इनके लिए भेड़ को पाला जाता है और उच्च गुणवत्ता वाली ऊन तथा मांस प्रदान करने वाली भेड़ों का उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। इन भेड़ों का क्रॉस जनन हार्न व मोरेनी नस्ल की भेड़ों से कराया जाता है और ये नस्लें मूल रूप से स्पेन की हैं, लेकिन इन्हें ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। यह कहाँ की है? यह स्पेन की है, लेकिन इसको विकसित कहाँ किया गया प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया। विश्व की कुल भेड़ें 19% भारत में है। जो वर्ल्ड है अपना पूरा विश्व है उसमें अगर 19% जो भेड़ें देखें तो भारत में है। अब आता है सूअर। तो सूअर पालन को पिगरी कहा जाता है। जब कोई सूअर पालन करता है तो इसको पिगरी कहते हैं। सूअर का मुख्य उत्पादक चमड़ा, मांस और बाल है। इसका बस 3 उपयोग करते हैं, चमड़ा, मांस और बाल, जिनसे ब्रश बनाया जाता है। जो ब्रश होता है देखते हैं ना पेंट करने वाला वो। अब है मुर्गी पालन। तो देखे होंगे तो पशुपालन की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत मांस व अंडा प्राप्त करने हेतु पक्षियों को पाला जाता है, मुर्गी पालन कहलाता है। मुर्गी पालन का 2 ही उद्देश्य होता है, या तो मांस उससे निकाल लेंगे या दूसरा अंडा निकाल लेंगे। और जब ऐसी जो कुछ शाखा हो पशुधन की जिससे केवल मांस और अंडा निकाला जाए, पक्षियों को पाला जाता है, तो मुर्गी पालन कहते हैं। अंडे तथा मांस के लिए कुक्कुटों का पालन, संरक्षण, रख रखाव आदि मुर्गी पालन कहलाता है। क्लियर। अंडे देने वाली पक्षी लेयर्स तथा मांस देने वाली पक्षी ब्रायलर्स कहलाते हैं। अब है मुर्गी पालन का महत्व, यानी कि मुर्गी पालन का क्यों महत्व है, इतना मुर्गी पालन क्यों किया जाता है? तो मुर्गी पालन से अंडा व मांस प्राप्त होता है। अंडे में 36% पीत और 64% प्रोटीन व कुछ विटामिन जैसे ए और डी विटामिन होते हैं। मुर्गी के मांस में वसा, विटामिन, खनिज व प्रोटीन होते हैं। अब आपका आता है प्यारे बच्चों मत्स्य पालन, यानी कि बोले तो मछली पालन। तो जलाशयों जैसे तालाब, टैंक आदि में मनुष्य द्वारा मछली, सैल मछली तथा अन्य जलीय जंतुओं का वैज्ञानिक रूप से पालन व जनन मत्स्य पालन या मत्स्य संवर्धन कहलाता है। इसके अंतर्गत झींगा, केकड़ा, लोबस्टर्स जैसे जलीय जीव आते हैं। विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है। अब है भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी CIFA द्वारा किया गया अनुसंधान भारत में मत्स्य संवर्धन में क्रांति ला दिया। CIFA के नीली क्रांति का अभियान ने भारत में मत्स्य उत्पादन
85,000 किलोग्राम हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 और एनसीईआरटी पैटर्न पर प्यारे बच्चों पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको नोट्स चाहिए इसका जो पीडीएफ है हैंड रिटेन नोट्स, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होती है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, तो जाके उसको फटाफट ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को फटाफट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्यारे बच्चों पूरा आपको पीडीएफ और जो भी जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन रहती है सबसे पहले वहीं पर मिलती है। और एनसीईआरटी क्लास 9 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए बहुत ही सफिशिएंट नोट्स है प्यारे बच्चों। और पूरा ये वीडियो लेक्चर है इन वन शॉट, आप कह सकते हैं क्लास 9th बायोलॉजी का कंप्लीट चैप्टर नंबर 9। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।